नमस्कार दोस्तों। मैकेनिक्स में सेकंड चैप्टर की ये सेकंड क्लास होगी। इसमें हम लोग बात करेंगे जो लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे उसी में फोर्सेस के पूरे फोर्स क्या है, उसके इफेक्ट वगैरह को और उसका जो क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स था, उन चीज़ों को हमने समझ लिया था। जो लॉ ऑफ फोर्सेस चैप्टर था उसमें अगला जो लेक्चर होगा ये आज हम लोग जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं और साथ साथ जो फोर्सेज से जुड़े हुए छोटे छोटे एक दो नियम हैं उनको समझेंगे। सिलेबस दिखा देता हूं कहां से लेके चल रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी जानकारी, नोट्स या फिर कोर्सेज चाहते हैं तो ये सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रीन पर आपके चल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट बहुत कम चार्ज में आपको मिल जाता है। वहां पे एक बार विजिट करिएगा। जेई की भी क्लासेज जबरदस्त तरीके से वहां पे आपको मिलती हैं। आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। सिलेबस हमारा क्या कहता है, सिलेबस मेरा क्या कहता है कि देखिए ये आपका यहाँ तक का जो पॉइंट था ना वो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। ये जो लॉ ऑफ फोर्सेस चैप्टर है उसका यहाँ तक का पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है। अब यदि दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे तो ये केवल इतना ही में है और बोला गया है कि डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम, जिसमें लिखा है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, दो ही का नाम लिया, लेकिन मैं इसमें आप लोग को कई नाम लूंगा, सबको समझाऊंगा, सब एक साथ समझ में आ जाएंगे। उसके बाद इसने दो थ्योरम का नाम लिया है, एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यानी संचरणशीलता का सिद्धांत, और दूसरा है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का नियम। ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। इन दोनों को साथ साथ में डिफरेंट फोर्सेज के सिस्टम कौन कौन से, इनको आज के लेक्चर में कम से कम इतना कवर हो ही जाएगा। आगे फिर और बातें करेंगे। अभी ये चैप्टर लंबा चलेगा, लॉ ऑफ फोर्सेज, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ मिलेंगे। 10 नंबर तक का, तक मतलब समझते हैं उसके अंदर ही 10 नंबर तक के क्वेश्चन इस जो है चैप्टर से आपके आसानी से मैकेनिक्स में बनते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, यानी हिंदी में इनको बोलते हैं बलों के निकाय। बलों के निकाय ये क्या होते हैं? देखिए जब भी हम लोग पढ़ रहे थे तो अभी बल को पढ़ रहे थे, लेकिन जब बलों का कोई समूह काम करने लगे, यानी दो या उससे अधिक फोर्सेस लगे हुए हैं कहीं पर, तो उनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्योंकि अपनी उनकी एक टेंडेंसी होती है, अपना उस पूरे सिस्टम का एक नेचर होता है, इसीलिए हम लोग उनको सिस्टम ऑफ फोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी मैं अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि बलों के विशेष समूह को सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। मैं परिभाषा को नोट्स में पूरी लिखी लिखाई मिल जाती है, और चाहे तो आप सुन के भी लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए इसमें लिख करके मैं बहुत ऐसे लिखूंगा, घूम के बोर नहीं करूंगा मैं आपको। बलों के समूह को, बलों के विशेष समूह को सिस्टम ऑफ फोर्स यानी बलों का निकाय कहते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए यहां पे एक फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है ना, और दूसरा फोर्स ऐसे लगा है, इनके बीच की दूरी जो है वो कांस्टेंट है, इनके बीच की दूरी जो है वो बिल्कुल नियत है। ये दूरी, इनके बीच की ये जो दूरियां हैं वो बिल्कुल ही क्या है, कांस्टेंट है, और मान लेते हैं कि ये दूरी डी क्या है, फिक्स है। तो आप जानते हैं सर ये दो बल लगे हुए हैं, इनका इनका इनके बारे में आपने बोला कि सर ये दो बल हैं और इनकी दिशा, यानी पहली बात कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही दिशा में नहीं है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। उसके बाद इनका ये, इनके बीच में ये पैरेलल है, यानी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल फोर्स, और दोनों ही एफ मान के हैं, दोनों ही एफ यानी सेम सेम मैग्नीट्यूड। यानी दो ऐसे बल जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, उनके बीच की दूरी नियत है, यानी एक सेकंड। तो ये जो है मैंने बोला कि इसके तीन गुण बताया, मैंने दो बल लिए, दोनों के अंदर ये तीन गुण होंगे, तो इन बलों को कहा जाएगा कपल। यानी आपको याद होगा बल युग्म कहा जाता था, और बल युग्म जब दो बल इस टाइप से लगे होना तो इनको हम लोग बल युग्म यानी कपल फोर्स कहते हैं। बात समझ में? तो आपने बताया ना कि दो फोर्स अगर इस तरीके से लगे हों तो इस सिस्टम को बलों के इस समूह को, यानी इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या कहा, बल युग्म कहा।
तो इसी तरह बलों के कई सिस्टम हो सकते हैं और उन सारे सिस्टम को हम लोगों को देखना है। ये एक सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया और उसमें एक कुछ विशेषताओं के तहत इस सिस्टम को हमने कपल बोला। तो जरूर नहीं कि हर सिस्टम का कोई एक नाम डिफाइन हो, लेकिन हम लोग जनरली सिस्टम्स को कैसे बोलते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस पर, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, पहला जो यानी हम उसको डिफरेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी बलों के विभिन्न निकाय। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बलों के विभिन्न निकाय, विभिन्न निकाय, ठीक है ना, विभिन्न निकाय। बस यही चीज मैं लिखने से थोड़ा इसलिए बच रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे, और मेरी क्लास हमेशा ऐसी रहती है ना कि कम से कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता है। 1 घंटे मेरा क्लास करिए, 1 घंटे कहीं और कोई लाइव क्लास या कुछ भी करिए, मैं बातें बहुत कम मतलब आपसे हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग से बचा करके काम की बात करूंगा, और आप यदि इसमें मेरा साथ देंगे तो हम लोग कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें विभिन्न निकायों में हम लोग एक एक निकाय का नाम लेंगे और सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, उन निकायों को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने एक वो लिया, एक तरीके से समझिए कि एक ब्लॉक है या कोई एक स्पेस है, कोई ऑब्जेक्ट आप समझिए इसको, तो इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट या स्पेस है, ठीक है। और इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट स्पेस में हम लोग मान लेते हैं एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है हम लोगों का, ठीक है। वो ऐसे रहने देता है, मिलाता है ये ऊपर वाला फेस, ये 3 फेस दिख रही है हम लोग, और एक जो फेस है वो एक जो फेस है वो डॉटेड मान लो, ठीक है ना, ये अंदर वाली फेस है। तो ये एक एक पूरा दिख रहा है ब्लॉक है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें मैं आपको बता दूं, ये अगर मैं इसमें देखूं तो ऐसे समझिएगा आप इस चीज को कि इसमें यहाँ पर कई तल है, 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल, तो आप ऐसे समझिएगा यहाँ पे कि इसमें कई फोर्सेस लग सकते हैं। अब यार तुम कहीं पर, मैं ही खड़ा हूं, ठीक है ना, तुम ऐसे समझो मैं ही खड़ा हूं, तुम सोचते हो मेरे ऊपर ऐसे बल लगा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तुमको कि मैं खड़ा हूं, समझो मेरी बात को, मैं खड़ा हूं मेरे ऊपर एक बल लगा, तो कहूंगा ना ना ये आपके ऊपर है, ये कैसे मालूम, हो सकता है ये तीर पीछे हो आप आगे हो तो तीर पीछे से निकल जाएगा, ऐसा संभव है ना। तो ये दोनों बल आदि एक ही तल में है, तल मतलब समझते हो, जैसे अभी ये दिख रहा है कि इसी बोर्ड के ही प्लेन में दोनों दिख रहा है, यानी दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, लेकिन यदि प्लेन इनका आगे पीछे हो जाएगा तो एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि देखो कोई भी बल कई बार एक प्लेन में भी हो सकते हैं और एक प्लेन के आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर इस प्लेन में कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना, और एक फोर्स इस प्लेन में ऐसे काम कर रहा है, तो तुम बताओ क्या ये दोनों को प्लेनर है। को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन वाला, को मतलब सह, देखो बार बार ध्यान रखना, को मतलब होता है सह, सी ओ, को मतलब साथ वाला, और नॉन को मतलब, ये बार बार 2 शब्द जुड़ेंगे निकायों के नाम में। तो अभी मैं विभिन्न निकायों के नाम लिखूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये समझो कि क्या ये 2 बल तुमको अभी, अब जैसे पहले मैं बनाया था दोनों एक ही, क्या ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, बिल्कुल नहीं टकराएंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स ऐसा है, एक बॉक्स के इस फेस पर है और एक ऊपर वाले पे है, तो कभी नहीं टकराने वाले हैं, यानी ये दोनों इस समय नॉन कोप्लेनर फोर्स है। इसी तरीके से मैं विभिन्न निकायों के नाम लूंगा और तुमको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उसमें पहला सिस्टम ऑफ फोर्स जो आएगा उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फोर्सेस। मैं एक एक को समझाऊंगा। कॉन्करेंट फोर्सेस इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलेंगे संगामी बल निकाय। इसको क्या बोलेंगे, संगामी, संगामी बल निकाय। कई बार इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि संगामी और असंगामी बलों को समझाइए या निकायों को समझाइए। तो संगामी बल निकाय का मतलब होता है ऐसे बल, ऐसे बल जिनका जिनका लाइन ऑफ एक्शन किसी न किसी बिंदु पर जाके मिलता हो। जैसे अगर ये संगामी बल निकाय जरूर नहीं कि एक ही प्लेन में हो, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमसे पीछे से एक बल हम पर लगा, एक हम पर इधर से लगा, एक हम पर इधर से लगा, एक इधर से लगा, कई तरफ से बल आ रहे हैं और वो सब एक ही जगह पर कट रहे हैं,
तो ऐसे बल के समूहों को संगामी बल निकाय कहते हैं। ऐसे बल के समूहों को जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर जाकर कटती हैं उन्हें हम लोग संगामी बल निकाय या कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बल यहां लगा, एक बल यहां लगा, एक बल यहां लगा, ऐसे मान लीजिए 3 बल है, हो सकता है ये ना हो संगामी। मैं दिखाता हूं कि ये संगामी है कि नहीं। अभी देखिएगा ये संगामी होते हैं कि नहीं आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए एक बल है, मैंने इसकी क्रिया रेखा यहां से लिया ना इसका, इसी तरीके से इसका भी क्रिया रेखा हम लेंगे। तो ये 2 बल हमेशा, अभी इसको मैं समझाता हूं, ये संगामी हुए। लेकिन तीसरा जैसे ही मैंने लिया तो आप देख रहे होंगे थोड़ा ऊपर जाके कट रहा है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर कटा, यानी एक चीज की गारंटी। मैंने पहले परिभाषा क्या बोली, ये तीनों बल, इसमें अगर फोर्सेस के नाम ले लें, ये F1 है, ये F2 है और मान लेते हैं कि ये F3 है। तो अगर मैंने परिभाषा बोली संगामी बल निकाय पर, तो मैं कहूंगा कि बलों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक बल की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरे, उस समूह को आपका संगामी बल निकाय या कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में, पहले तो परिभाषा हो गई, मुख्य बात, 2 बल सदैव संगामी होते हैं। मैंने क्या बोला, 2 बल यदि एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में, ध्यान रहे अलग अलग प्लेन में नहीं, 2 बल यदि कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर का मतलब होता है एक तलीय हो, एक ही तल में हो, तो निश्चित रूप से संगामी होंगे। 2 बल यानी एक ही तल में, मतलब तल आगे पीछे ना हो, आगे पीछे ना हो, एक ही प्लेन में हो, एक ही तल मतलब समझते हो सतह पे, एक ही सतह में यदि 2 बल हैं तो वो निश्चित रूप से संगामी होंगे, बस वो पैरेलल ना हो। ठीक है ना, तुम ही समझो, अगर 2 बल पैरेलल हैं और एक ही तल में तो कभी लड़ेंगे आपस में, कभी नहीं। तो यानी निश्चित रूप से अगर 2 बल पैरेलल नहीं है और एक ही तल में है तो वो संगामी होंगे। लेकिन तीसरा हो ये जरूरी नहीं। तीसरे के लिए क्या, अभी के लिए देखो ये असंगामी बल निकाय है, ये असंगामी है। संगामी कब होता, जब इसके तीनों, जैसे इस पॉइंट को मैं इसके इसको अगर मैं मिटा दूं और मान लीजिए मैंने एक फोर्स यहां से ऐसे लगा दिया, एक फोर्स मैंने यहां पर ऐसे लगाया, हाँ, ऐसे लगाया, और इसका मैंने लाइन ऑफ एक्शन अब खींचा, इसका मैंने लाइन ऑफ एक्शन अब खींचा, तो ये क्या हुआ, यहीं से, हाँ, यहीं से जाने लगा इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो इस केस में आप कहेंगे ये 3 बल, ये 3 बल F1, F2 और F3 जो है, जो एक ही बिंदु पर आके मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं संगामी बल। यानी संगामी बल निकाय है, F1, F2, F3 3 बल हैं जो मिलके एक निकाय बनाते हैं और वो संगामी बल निकाय है। और उसमें स्थित इस बिंदु को हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। बलों का वह समूह जो जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट, यानी इसी का उल्टा समझो, नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, यानी बलों का ऐसा समूह जिसमें एक या अधिक बलों की क्रिया रेखाएं, बलों का ऐसा समूह जिसमें एक या अधिक बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे से एक ही बिंदु पर ना मिलती हो, तो उसे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे 2 बलों का तो क्रिया रेखा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तीसरा बल देखो यहाँ कहीं जा रहा है, तीसरा बल, चौथा बल देखो कहीं यहाँ जा रहा है, यानी इन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिल रही हैं, इसलिए कहेंगे ये सब क्या है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम कह देंगे। यहाँ पर F1 है मान लीजिए, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो ये क्या कहे जाएंगे। इसे डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है, इसमें जब भी पूछे डायग्राम मस्ट है। ये कॉन्करेंट पॉइंट है और ये सिस्टम कहा जाएगा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और ये कहा जाएगा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उस डायग्राम को बाद में मतलब एक एक की परिभाषा, एक एक डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा। कई बार ऐसे टिप्पणी में पूछता है कि कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम को समझाइए। क्लियर है, यहां पर क्लियर हुआ सबको ये बात, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम को समझाइए। तो ये 2 हुए। इसी तरह से और भी सिस्टम है, बिल्कुल है, मैं बात करता हूं 1 बाय 1। अगला सिस्टम क्या है, जिसको बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस सिस्टम।
पैरेलल पैरेलल तीसरा मैं लिख रहा हूँ ये पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। ये क्या है भाई, पैरेलल फोर्सेस सिस्टम क्या है? तो इसमें सभी बल क्या होते हैं, इसमें सभी बल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल फोर्सेस सिस्टम में हिंदी में बोलते हैं समांतर बल निकाय। समांतर, अच्छा अगले वाले की हिंदी नहीं लिखे थे, समांतर बल निकाय इसको बोलते हैं। पिछले वाले का जो हिंदी था हम लोगों ने नहीं लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट को असंगामी, असंगामी बल निकाय। और जैसे ये संगामी था एट अ पॉइंट, असंगामी मतलब जो एक ही बिंदु पर न मिलता हो। इसी तरीके से यदि हम लोग लिखेंगे समांतर बल निकाय तो इसका मतलब इसमें उपस्थित सभी बल एक दूसरे के समांतर होंगे। अच्छा दिशा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, दो तरह के समांतर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम में वो बल होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। उसमें भी दो टाइप होता है, एक पैरेलल लाइक, पैरेलल लाइक, पैरेलल लाइक और दूसरा होता है पैरेलल अनलाइक। एक पैरेलल लाइक हुआ और एक पैरेलल अनलाइक हुआ। इसमें क्या होता है, ये ऐसा समांतर ही है दोनों। एक होता है ये देखो पैरेलल लाइक फोर्सेस है, पैरेलल अनलाइक। अनलाइक का मतलब इसमें इसमें डिफरेंट डायरेक्शन यानी बलों की दिशा अलग हो सकती है। डिफरेंट सॉरी पैरेलल लाइक में सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और जबकि इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। यानी सिंपल सी बात है कि भाई अगर कई बल एक जगह पर लगे हुए हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग हैं तो कहेंगे वो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं और का सिस्टम है, पैरेलल अनलाइक फोर्सेस का सिस्टम है। जबकि उनकी दिशाएं यदि सेम है, यदि उनकी दिशाएं क्या हैं, सेम है, तो इनको बोलेंगे पैरेलल लाइक सिस्टम। यानी ये पैरेलल लाइक हो गया, पैरेलल लाइक, और ये क्या हुआ, पैरेलल अनलाइक, पैरेलल अनलाइक। जब भी एक क्वेश्चन पूछे आपसे तो ये ध्यान रखिएगा आपकी परिभाषा तो बोलनी ही है, आपको परिभाषा तो आपको बोलनी ही है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डायग्राम। यानी जिसका भी परिभाषा, जैसे पीछे का पूछे कि कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट क्या समझाइए, तो लिखिए कि जो उन बलों का समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है डायग्राम है। इसी तरह असंगामी बल में, नॉन कॉन्करेंट में डायग्राम ज्यादा जरूरी है, पैरेलल फोर्सेज में डायग्राम ज्यादा जरूरी है, पैरेलल लाइक अनलाइक। यानी हम सिस्टम कितने तरीके से फोर्स हो सकते हैं उसमें तीन हुए। तीसरा हो सकता है कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। तो चौथा आपका हो सकता है कोप्लेनर, इसी का जिक्र आपके सिलेबस में किया गया है। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, फोर्सेस सिस्टम। यानी इसको बोलते हैं कि वो बल जो एक ही प्लेन में लगे हों, ठीक है ना। यानी ऐसे बल, इसको समझने के लिए वो वाला डायग्राम जरूरी है जो मैंने पहले बनाया था आपका, वो वाला डायग्राम इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे, अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी ये हुआ आपका, वो प्लेनर को समझने के लिए डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तीन फेस जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये चौथा नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कोप्लेनर किसको बोलते हैं, ऐसे बल जो एक ही तल में लगे हों वो कोप्लेनर है। जैसे ऐसे बल जो एक ही तल में लगे हों वो कोप्लेनर फोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, तो इसमें F1 है मान लीजिए, ये F2 है और ये F3 है। इसी तरीके से कुछ फोर्स इधर लगे हुए हैं, मान लीजिए इधर लगा, फिर उसके बाद इधर लगा, तो इसको कहेंगे मान लीजिए ये F4 है और ये F5 है, ऐसा मैंने बोला। तो एक चीज जान लीजिएगा, यानी इसमें मैं लिखूंगा कोप्लेनर में तो F1, F1, F2 एंड F3 ये सब क्या है, कोप्लेनर, कोप्लेनर। लेकिन वो दोनों भी कोप्लेनर, कौन, F4, F5, F4 एंड F5 ये भी क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि वो भी एक तल में तो है ही है, ऊपर वाले भाग में ऐसे एक एक सीट में वो सब आ जाएंगे, एक कागज में आ जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के। लेकिन यदि यही कहें कि अगर हम लिख लें F1,
F2 और उसी में लिख दें हम F4, तो ये सब क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर हो गए। नॉन कोप्लेनर क्यों, क्योंकि आपने F1 F2 तो एक ही प्लेन में है, लेकिन जो F4 लिया है वो दूसरे तल में चला गया। और वो तल कौन कौन सा है, नाम भी ले सकते हैं आप कि ए बी, अगर मान लें सी डी, और इसको मान लें फिर इसी तरीके से यहाँ वाला ए डैश, और उसके बाद मान लें इसको बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो ये जो प्लेन है ना, ये कौन से प्लेन में है, अगर इनको मैं डिफाइन करूं कि भाई जो F4 F5 है, F4 F5 किस प्लेन में है, तो वो है डी सी सी डैश डी डैश, यानी डी सी ये किस प्लेन में है, किस प्लेन में है कि ये कोप्लेनर हो गए, तो ये है डी सी सी डैश डी डैश, ये इस प्लेन में कोप्लेनर है। जबकि ये सब जो है वो ए बी सी डी इस प्लेन में जो है वो इस प्लेन में क्या है, वो इस प्लेन में कोप्लेनर है। बात समझ आ रही है, यानी किस प्लेन में कोप्लेनर है, ये किस प्लेन में आ रहे हैं, तो ए बी सी डी प्लेन में F1 F2 F3 है, डी सी सी डैश डी डैश में ये वाले प्लेनर है। लेकिन ये देखिए ये कुछ इस प्लेन में है कुछ इस प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर नहीं कहे जाएंगे, इनको कहेंगे हम लोग नॉन कोप्लेनर। यानी इसी तरीके से इनको हम लोग नाम दिए नॉन कोप्लेनर। तो अगला परिभाषा भी यही है जो कहता है, पहली परिभाषा थी किसके बारे में, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, तो मैंने कोप्लेनर को समझाया। पांचवी परिभाषा है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। तो आप सीधे बोलिएगा ऐसे बल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समतलीय यानी एक तलीय भी बोलते हैं या समतलीय बोलते हैं, एक तलीय, इसको हिंदी बोलते हैं एक तलीय, एक तलीय बल निकाय, एक तलीय बल निकाय। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक तल के ये सारे बल जो हैं एक ही तल में काम कर रहे हैं। जबकि इसको बोलेंगे तो बोलेंगे भिन्न तलीय, भिन्न तलीय, तलीय बल निकाय, बल निकाय, भिन्न तलीय बल निकाय। ये क्या होते हैं, अरे यही है, मान लीजिए ऐसे बल, ऐसे बलों का समूह जो एक ही तल में ना काम कर रहे हो, भिन्न तलीय बल निकाय। जैसे कि F1 F2 और F4 ये एक तरीके से क्या है, F1 F2 और F4 ले लें, F5 ले लें, मान लीजिए F4, ये सब क्या है, इनका जो समूह होगा, इन बलों का जो समूह होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सब नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर फोर्स है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए आपसे सिलेबस में क्या पूछा गया है, देखिए कोप्लेनर पूछा गया है और नॉन कोप्लेनर, दो ही, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, यही दोनों फोर्सेस के बारे में बस हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हमने आपको क्या क्या बताया, कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट बता दिया, पैरेलल बता दिया जिसमें अनलाइक लाइक बता दिया, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर बता दिया। अब इनसे मिल के भी कुछ कुछ बने हुए हैं, जैसे अगर अगर ये पांच आप समझ चुके हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, तो ये नॉन है नॉन कोप्लेनर। तो अब इनसे जुड़ा हुआ कुछ, इनसे दोनों से जुड़ के बनते हैं। जैसे यदि मैं यहीं पर कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर समझ में आ गया ना, तो अब एक इसी का नाम छठवें नंबर पे नाम दे दिया गया, छठवें नंबर पे कोप्लेनर कॉन्करेंट। क्या बोला मैंने, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम या कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। यानी हमने बोला कि अब कैसे हैं, अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा क्या, कोप्लेनर भी हैं और कॉन्करेंट भी हैं। कोप्लेनर और कॉन्करेंट मतलब ऐसे बलों का समूह जो एक ही तल में हो, साथ 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 एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हो। यानी ये एक ही तल में है, यानी ये एक ही तल में तो हैं, एक ही तल में तो हैं और साथ साथ ये एक ही तल में है और साथ साथ जो है एक ही बिंदु से होकर के गुजरते भी हैं। यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजरते भी हैं, तो इनको बोलेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं तीनों, मान लीजिए ऐसे फोर्स है और ये एक ही तल, तल का मतलब क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ, वही जो बॉक्स बना था ना, ये एक ही तल में है, सब के सब एक ही तल में है। तो मान लीजिए ये F1 है, F2 है और F3 है। ये सब क्या है, अगर मैं इनसे पूछूं तो बोलूंगा पहली बात कि ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, पहली बात कि ये कोप्लेनर है, एक ही तल में है, सब एक ही तल में, साथ साथ में कॉन्करेंट भी है।
तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो कभी भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, उनका नाम ही बताएगा। मैंने इसीलिए नोट्स में इनको डिफाइन नहीं करवाया है, उनके नाम से ही तुम बना देना, जो बोल रहा है वही है। कोप्लेनर है, अच्छा एक ही तल में है। नॉन कोप्लेनर है, एक तल में नहीं है। संगामी है मतलब एक ही बिंदु पर मिलेगा, असंगामी है एक ही बिंदु पर नहीं मिलेगा। कोप्लेनर कॉन्करेंट है यानी वो एक ही तल में है, साथ साथ बिंदु एक ही बिंदु पर मिलता भी है। और छठे सातवें नंबर पर आ जाता है कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट, यानी इसको बोलेंगे कोप्लेनर, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम। तो तुम ही बताओ क्या होगा। एक ही प्लेन में तो होंगे यानी कोप्लेनर तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, नॉन कॉन्करेंट यानी एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है यार, एक तल बना लेना, एक तल बना लेना और उसी में कुछ फोर्स दिखा देना जो आपस में इनकी क्रिया रेखाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो तुम जानते हो कि ये तीन फोर्सेज हैं, इसकी क्रिया रेखा कहीं पर, इसकी क्रिया रेखा कहीं यहाँ पर जा रही होगी, इसकी क्रिया रेखा कहीं यहाँ जा रही होगी, इसकी क्रिया रेखा कहीं यहाँ जा रही होगी। यानी ये सब कोप्लेनर तो हैं लेकिन ये कॉन्करेंट नहीं है यानी नॉन कॉन्करेंट है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है? तो अभी कितने समझे, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, फिर लास्ट दो और आ जाते हैं, कोप्लेनर पैरेलल और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। यानी अगला हम लोग केवल नाम लिख लेंगे तब भी तुम समझ जाओगे। अगला कह रहा है सातवें नंबर पर जो फोर्स है वो बोल रहा है कोप्लेनर पैरेलल। तो तुम खुद ही बताओ कि कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होगा, तुम ही बता दो। अब इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सारा कंसेप्ट पहले वाले को खूब ध्यान से बताया था मैं। को पैरेलल, को पैरेलल, को प्लेनर और पैरेलल, क्या लिखा, को प्लेनर पैरेलल, इसको क्या कहेंगे, एक ही तल में होंगे और सब एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। और आठवां नाम जो तुम्हारे सामने आता है वो कोप्लेनर, 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 उसके साथ में नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। यानी तुम एक तरीके समझ गए, कोप्लेनर एक तलीय, असंगामी, असमांतर, ऐसे बलों का समूह जो एक तल में हो लेकिन एक बिंदु पर ना मिलता हो और एक दूसरे के समांतर भी ना हो। तो देखो जब एक बिंदु पर नहीं मिलेगा ना, माने नॉन कॉन्करेंट है, नॉन कॉन्करेंट का मतलब हुआ कि वो एक बिंदु पर नहीं मिल रहा है। तो साथ साथ में ये बोलना जरूरी है नॉन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल होंगे तो वैसे भी एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नॉन पैरेलल हुआ है तो नॉन कॉन्करेंट, तो मतलब अगर आपका नॉन कॉन्करेंट है तो साथ में वो पैरेलल तो हो। नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ, पैरेलल वाला भी नॉन कॉन्करेंट है, तो इसलिए इसके आगे नॉन कॉन्करेंट लिखा गया, ठीक है ना। तो नॉन पैरेलल लिखा गया। तो कहने का मतलब हुआ कि तुमको बस इतना ध्यान देना है कि क्या नाम लिखा गया है यहाँ पे, वो नाम ही उनके पूरे नेचर को क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी कि फोर्सेज के सिस्टम कौन कौन से हैं। और अगर आपसे एग्जाम में नाम देके पूछा गया कि इस बल निकाय को समझाइए तो आप समझा लेंगे। डायग्राम जरूर बनाइएगा, मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बंधु पहला टॉपिक तो यहां से हम लोगों ने खत्म कर लिया। क्या पहला टॉपिक इसमें से हमने खत्म किया? अभी क्या खत्म किया तो देख लो, हमने डिफरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर बोला है, इतने को हमने पढ़ लिया और कुछ और भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। एक प्रिंसिपल मैं और इसमें ऐड करूंगा, बलों के भौतिक स्वतंत्रता, यानी बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत, या कह लें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। एक एक थ्योरी में और बताऊंगा, बाकी इन दोनों के बारे में अब तो करना ही करना है बात। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सिंपल लॉ ऑफ फोर्सेस, या उसका कोई हेडिंग नहीं बनानी है आपको, सीधे हेडिंग बना देनी है। सिस्टम खत्म हुआ, अब एक ही हेडिंग सीधे बना रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। फिजिकल फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब भौतिक स्वतंत्रता, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस पूरे की हिंदी क्या है,
बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक बॉडी पर, एक कोई बॉडी थी ऐसे, उस पर एक बल काम कर रहा था, ठीक है ना, एक बल ऐसे काम कर रहा था, ठीक है। ये इस बॉडी को इधर ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। एक बल इसके ऊपर इधर से आके लग रहा है, उसका अपना नेचर होगा, इसका अपना नेचर होगा। अगर ये F1 लग रहा है और ये F2 है और ये F3 है, तो लॉ कहता है कि सभी का प्रभाव उस पर, इस बल, इन बलों का अपना अपना स्वतंत्र प्रभाव है, कोई एक दूसरे के प्रभाव में नहीं जाता है। हालांकि उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर, भाई हमारे ऊपर एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, तो जाहिर सी बात हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो तुम कहोगे क्या एक बल स्वतंत्र है? हम कहोगे बिल्कुल स्वतंत्र है, उसका अपना प्रभाव स्वतंत्र है, इनका अपना। कहोगे तो ये तो बात तो जानते थे, क्या बेवकूफी बतिया रहे हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में तुमको थर्ड सेमेस्टर में, जब मैं बात करूंगा कि इस छोटे से नियम में, इस नियम में क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स में, इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लग रहे सभी बल उस पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालते हैं, अर्थात एक बल का प्रभाव दूसरे बलों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि भाई एक बल डाल रहा था, दूसरा आएगा भी ना तो वो अपना प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव को नहीं बदल सकता है। हालांकि इनका रिजल्टेंट अलग आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अगर तनाव है तो तनाव ही रहेगा, ये तनाव ही डालेगा। अब मान लीजिए कहेंगे सर अगर एक बॉडी है, अगर ऐसे कंप्रेस कर रही थी, अंदर से एक बल तनाव लगा दें, तो सर ये भले तनाव है लेकिन ये वाला तो ज्यादा है, मान लीजिए बाहर वाला F जो है वो ज्यादा है, F2 बाहर से लग रहा है वो ज्यादा है, अंदर से F1 जो है वो कम है। F1 बाहर लगा रहा है, F2 अंदर लगा रहा है, तो अब कहोगे सर इससे तो भले ये दबा देगा सर, भले ये तनाव है लेकिन दबा दे रहा है तो नेचर बदल गया। नहीं, अगर ये नहीं होता ना तो ये और दबाता, इसका अपना नेचर था तनाव लाने का, ये तनाव ही लाएगा। यानी बलों की भौतिक स्वतंत्रता कहती है, बलों की भौतिक स्वतंत्रता कहती है क्या, कि कोई भी बल किसी पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है, उस पर किसी भी अन्य बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज ये परिभाषा हो सकता है लगे कि बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने जाओगे, डिफॉर्मेबल बॉडी का मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा इसका महत्व, तब तुमको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज तुमसे बस खाली नाम से पूछ सकता है कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता क्या है, लिखिए 2 नंबर में आएगा, लिख के परिभाषा निकल जाना, बस इतना ही तुमसे पूछेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम इसी तरीके से लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट नियम, ये पहला एक नियम था, इसका नंबर मत, हेडिंग मत बनाइएगा, खाली दूसरा सीधे हेडिंग बना लीजिएगा। एक हेडिंग ये समझ गया फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है, मतलब भौतिक रूप से हर बल स्वतंत्र है, यही फिजिकल इंडिपेंडेंस है। दूसरा कह रहा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, दूसरा नियम कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बलों के संचरणशीलता। मैं लिख दे रहा हूं ना, हिंदी वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे। बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत, संचरणशीलता का सिद्धांत, बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत। ये क्या कहता है संचरणशीलता? ये कहता है कि यदि किसी बॉडी पर कोई बल, यदि किसी बॉडी पर कोई बल काम कर रहा हो, यदि किसी बॉडी पर कोई बल काम कर रहा हो, तो उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर काम करता हुआ माना जा सकता है। यानी बल भले यहां पर लगा, बल का पॉइंट क्या है, बल का पॉइंट जो F बल लग रहा है ना, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, A पर ये बल लगा, यानी ये A क्या है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी क्रिया बिंदु जिसको बोलते हैं, जिस पर क्रिया कर रहा है। लेकिन इस बल को यहां पर भी माना जा सकता है, यहां पर भी माना जा सकता है, और यहां पर भी माना जा सकता है, उसका प्रभाव सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बलों की संचरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड के किसी बिंदु पर यदि कोई बल कार्य कर रहा हो, तो उस बल की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी बिंदु पर उस बल को कार्य करता हुआ माना जा सकता है। या यह भी कह सकते हैं
इसे इस बल को लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी बिंदु पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। यानी बल लगा यहां पे, लेकिन उसके प्रभाव को ट्रांसमिट, जैसे सिग्नल तुम भेजते हो ना, यहां से भेजे सिग्नल वहां ट्रांसमिट हो गया, यानी बल को इस क्रिया रेखा पर कहीं भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत, यानी बल की संचरणशीलता का सिद्धांत। यानी इस बिंदु पर कोई एक बल लगा, इस बल की क्रिया रेखा ये होगी और इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यही बल के संचरणशीलता का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि बल यहां लगा तो यहीं, कहीं भी माना जा सकता है, किसी भी पॉइंट पर। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? दूसरा सिद्धांत, तीसरा इंपॉर्टेंट एक और है, क्या तीसरा सिद्धांत एक और है, तीसरा एक और, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का नियम। अध्यारोपण का, यार हिंदी थोड़ी नहीं मिल रही थी इसकी मुझे, मैंने ढूंढा, लेकिन अगर तुम्हें कोई सही हिंदी हो सकता है ये उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंग्लिश तुम देखना, कई बार ट्रांसमिसिबिलिटी को संचरणशीलता की जगह एग्जाम में कुछ ऐसा उल्टा लिखेगा ना कि तुम जान ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि आप हिंदी से ज्यादा इंग्लिश देखना एग्जाम में, ये ध्यान रखो, क्योंकि हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, ऐसा बहुत होता है। तो ये जान लो अध्यारोपण का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, अध्यारोपण का नियम क्या है। ये कहता है, बड़ा आसान बात है, ये कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि किसी बॉडी पर या किसी भी फिजिकल बॉडी पर मान लेते हैं कुछ फोर्सेस काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये बॉडी कहीं ना कहीं तो जाएगी, मूवमेंट करेगी या रुकी रहेगी, कुछ भी करेगी। यानी किसी बॉडी पर अगर कई बल लग रहे हो और साथ में उनमें से कुछ ऐसे बलों को हटा दिया जाए या कुछ ऐसे बलों को जोड़ दिया जाए जो इक्विलिब्रियम में, तो इन बलों के एक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे क्या, हमारे ऊपर हम ऐसे खड़े थे, ठीक है ना, हमारे ऊपर यहां से 10 किलोन्यूटन लगा, यहां से 10 किलोन्यूटन, मान ली ये सब नियम तभी लागू है, रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रहे, जैसे ही बॉडी डिफॉर्मेबल होगी बात बदल जाएगी। पूरे मैकेनिक्स में ये सब नियम फॉलो होंगे, लेकिन सोम में नहीं फॉलो होंगे, ठीक है ना, और फॉलो होंगे लेकिन कुछ उसके मानक होंगे। मैं मान लीजिए मेरे ऊपर 10 किलोमीटर इधर से लगा, 10 इतना नहीं, मतलब मान लेते हैं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन यहाँ से, 100 न्यूटन यहाँ से मुझे लगा, ठीक है ना, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर दो लोग आए और 20-20 न्यूटन का फोर्स, उधर से भी 20 इधर से भी 20 लगा दिए, अब देखो दो लोग 20-20 लगा रहे हैं तो असल में तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो मैं यहीं खड़ा हूं, मुझ पर 10-10 पहले पे लग रहा था, दो लोग और लगे, लेकिन वो दो लोग ना एक ही तरफ लग गए, एक ही तरफ मतलब समझ रहे हो, इधर भी दो वाला लग गया, इधर भी, तब तो मैं उधर धक्का दे गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ऐसे बल लगे, कुछ ऐसे सिस्टम लगे जो इक्विलिब्रियम में नहीं थे। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे इक्विलिब्रियम में है और ये हमारे ऊपर आके ऐसे लग जाए तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 12-12 लग रहा है लेकिन हम स्टेबल ही रहेंगे। यानी उन दोनों बल जो 10-10 के बलों का प्रभाव था, यदि कुछ बल एक्स्ट्रा बाहर से आके लग भी गया जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? या फिर जो 10-10 लग रहे थे, इसमें से मान लो 2-2 हटा दिए हम लोग, 2 इधर से हटा दिए, तब भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। या 3-3 हटा दें तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कह रहा है यदि किसी बॉडी पर कुछ सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हो और कुछ सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम में है, उनको या तो उस पर जोड़ दिया जाए उन सिस्टम में, या तो उन सिस्टम से हटा दिया जाए, तो उन बलों के एक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसको साफ शब्दों में यदि हम लोग कहें, इंग्लिश में परिभाषा बड़ी अच्छी है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इफ added or subtracted from them another system of forces which is also in equilibrium। क्लियर है मेरी बात? इस बात को मैं नोट्स में भी लिख करके पूरा आपको अपलोड करा दूंगा। नोट्स में पूरी परिभाषाएं लिखी रहेंगी, जो मैं बोल रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, आप उसको समझ सकते हैं। इस वाले में अगर हम लोग दो फोर्सेज इसमें मान लीजिए, एक फोर्स यहाँ है और एक फोर्स यहाँ पे है, इन दोनों को, जो कि दोनों क्या है, दोनों ही एफ एफ के हैं, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है,
एक दूसरे के अपोजिट नेचर में है। तो अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस को मैं चाहूं कि मैं ले आ करके इस बॉडी पर क्या करूं, इस बॉडी पर ऐसे लगा दूं, इन दोनों फोर्सेस को मैं इस बॉडी पर लगा दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा इन दोनों पर, या इन दोनों को इसमें से हटा भी दें तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? पहले जो हो रहा था वही होगा, चाहे चल रही हो, रुकी हो, बैठी हो, सोई हो बॉडी, लेकिन वही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपित कर रहे हो तो करो, इक्विलिब्रियम में अगर अध्यारोपित करोगे घंटा असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में से निकाल भी लो, मान लो इसमें दो फोर्सेज ऐसे लगे तो उनको निकाल भी लो, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो, दो ही नहीं कई हो, सिस्टम ऑफ फोर्सेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी सी मेरी बातें आपको समझ में आई? क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने दूसरा टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, और एक मैंने जोड़ा था फिजिकल इंडिपेंडेंस का नियम। ये तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए। अब अगले चैप्टर में क्या होगा, तो अगले चैप्टर में देखो, अभी फोर्सेस, अभी 2 ही पॉइंट पढ़े हैं, फोर्सेस में अभी इतने पॉइंट्स और हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी धड़ आएंगे। देखो लामी थ्योरम पे न्यूमेरिकल नहीं दिया, केवल कंसेप्ट दिया, डेरिवेशन भी नहीं दिया, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। लामी थ्योरम है, उसके बाद आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस एंड डिटर्मिनेशन, ये सब है, बहुत सारे तरीके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसके बाद तगड़ा शुरू होने वाला है। अभी तक तो थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा था, इसके बाद बड़ा ही तगड़ा टॉपिक शुरू होने वाला है। अगर आप ये पूरा अच्छे से पढ़ जाते हैं तो समझिए आप पहला चैप्टर और ये मिला के आप पहुंच जाएंगे 15 नंबर पे, 15 नंबर पे आप पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर आप नोट्स वगैरह या कोर्सेज चाहते हैं तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, दोनों के लिए क्लासेस चल रही हैं, बिंदास होके चलाते रहिए। धन्यवाद।